हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो है हम अपनी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हेल्प लेंगे, वो है क्रैमर्स रूल। लीनियर इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि जो हमारे वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हम मेथड चूज़ कर रहे हैं वो क्या है, क्रैमर रूल या फिर यूजिंग डिटर्मिनेंट। आपके एग्ज़ाम में ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो डिटर्मिनेंट का यूज़ करके, या फिर ऐसे भी लिखा आ सकता है कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो बाय क्रैमर्स रूल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कितनी हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस हैं या फिर 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे, अगर तो हमारी 2 लीनियर इक्वेशन है तो हमें क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, और अगर हमारी 3 लीनियर इक्वेशंस हैं तो हमें क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं और यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं। तो क्रैमर रूल या फिर यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड में आपको लीनियर इक्वेशन से सबसे पहले क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो देखो। जैसे कि अगर आपकी 2 लीनियर इक्वेशन आती हैं तो यहाँ पर आप देखो तो आपके वेरिएबल यानी कि जो अननोन्स हैं वो कौन है, एक्स वाई, नीचे भी कौन है, एक्स वाई। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं, एक्स और वाई। इसका मतलब ये हमसे जो सॉल्यूशन मांग रहा है वो ये मांग रहा है कि आप एक्स की वैल्यू बताओ और वाई की वैल्यू बताओ। अगर मैं ये इक्वेशन कंसीडर करती हूँ जो कि 3 लीनियर इक्वेशंस रखता है, तो इसके अंदर जब मैंने वेरिएबल देखे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब जब मुझे सॉल्यूशन निकालना है अपनी लीनियर इक्वेशन का, तो मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि आपको ये पता करना है कि आपको सॉल्यूशन किन वेरिएबल्स का निकालना है। तो सबसे पहले हमने वो चीज़ देख ली कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें एक्स वाई निकालना है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें एक्स वाई जेड निकालना है। अब आगे देखो, आगे क्या करना है। अब पहले 2 वाले पर आओ। अगर आपको 2 वेरिएबल निकालने हैं तो आपको डी तो निकालना ही निकालना है, वो अभी मैं बताऊंगी डी क्या है। आपको अगर 2 वेरिएबल निकालने हैं तो आपको D1 और D2 की हेल्प लेनी है, यानी कि डी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक बार डी को छोड़ो, आपको अगर 2 वेरिएबल निकालने हैं तो आपको कितने डी फाइंड करने हैं, D1 और D2। डी तो मेन है, वो तो निकालना ही है। अब आप समझ ही गए होंगे, अगर आपको 3 वेरिएबल फाइंड करने हैं तो डी तो निकालना ही निकालना है। तो 3 वेरिएबल के लिए कौन कौन, D1 D2 और D3। ये अभी मैं सब बताऊंगी कि D1 D2 D3 कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ 2 वेरिएबल, तो डी तो मेन है, डी तो मेन है। अगर आपके 2 वेरिएबल हैं तो आपको D1 D2 निकालना है, अगर आपके 3 वेरिएबल हैं तो आपको D1 D2 D3 निकालना है। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो x की वैल्यू है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है कि आपको D1 की किससे डिवाइड करनी है, D से। तो आप समझ ही गए हो। तो फिर y की वैल्यू कैसे निकलेगी कि आपने D2 की किससे डिवाइड करनी है, D से। इसीलिए D को मेन माना था कि D तो निकालना ही निकालना है। अगर 2 वेरिएबल है, x D1 बाई डी, y D2 बाई डी। अब आप समझ ही गए हो, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, मेन। और मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बना, D1 बाई डी, यस। y की वैल्यू निकालनी है तो D2 बाई डी, यस। और z की निकालनी है तो D3 बाई डी। अब आपके मन में आ रहा होगा ये D है क्या, D1 क्या है, D2 क्या है। अब उसके लिए देखो, ये देखो मैंने इक्वेशन लिख दी दोबारा से। अब आपको मैं कह रही थी ना D1 D2 D3 कैसे निकालने हैं। सबसे पहले आपको क्या चीज़ देखनी होती है कि वेरिएबल वाले होने चाहिए एक साइड, और जो कांस्टेंट जैसे कि विदाउट वेरिएबल वो होने चाहिए हमारे सारे एक साइड। जैसे कि देखो 1 और जो 7 है वो लेफ्ट हैंड साइड पर इधर नहीं होना चाहिए, वो पहले से राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। अगर वो राइट हैंड साइड पर नहीं है तो पहला स्टेप ये है कि आपको जो है राइट हैंड साइड पर उसे भेजना है। तो हमने देखा कि हमारा 1 और 7 तो पहले से इधर है, मतलब वो स्टेप हमारा ठीक पहले से किया हुआ है, ठीक है। मतलब मान लो अगर ये यूं होता 3x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, तो हमारा पहला काम क्या था कि वो जो 1 लेफ्ट हैंड साइड पर था उसे राइट हैंड साइड पर भेजो, 7 जो लेफ्ट हैंड साइड पर था उसे राइट हैंड साइड पर भेजो। अब ऑलरेडी हमारा पहले से ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया। अब डी देखो कैसे बनाते हैं। डी बनाने का तरीका, अब ये जो डी है इसका मतलब डिटर्मिनेंट तो है ही है,
क्योंकि देखो मेथड में भी लिखा हुआ था ना कि इसका नाम यूजिंग डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं। तो क्या करना होता है, आपने पहले के पास जाना है, एक्स का कॉफिशेंट देखो कौन है, 3, उतार लो। फिर वाई के पास जाओ, वाई का कॉफिशेंट कौन है, -4, उतार लिया। एक्स का कॉफिशेंट कौन है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ कौन है, 1। वाई का कॉफिशेंट कौन है, 2। तो डी निकालने का तरीका आ गया कि आपके जो एक्स वाई के कॉफिशेंट्स हैं वो नोट डाउन कर लो। अब 2 × 2 का डिटर्मिनेंट तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट वाली वीडियो में सिखा रखा है कि 2 × 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं और 3 × 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। वो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हो अगर किसी को डिटर्मिनेंट निकालना सीखना हो तो डी हमने निकाल लिया। अब हमें D1 D2 देखने हैं कि वो क्या होते हैं। अब ध्यान दो, हमारा D1 क्या है, D1 का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि D के पास जाओ और एक बार पहली लाइन मत उतारो, ऐसे। यहाँ से हम देखेंगे D के नीचे क्या है, 1 है ना, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि पहली लाइन मत उतारो। इसका मतलब हमने यहाँ से सिर्फ सेकंड लाइन उतारनी है, तो इधर भी हमारी फर्स्ट लाइन में अभी हमने नहीं लिखा, हमने अपने D से सेकंड वाली उतार ली। अब जो यहाँ नहीं लिखा, इसका फिर यहाँ से क्या लिखना है, कहते हैं कि जो आपकी जो इक्वेशन थी और इस इक्वेशन में जो इक्वल टू में एलिमेंट थे ना वो लिखने होते हैं। तो बताना इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 17। तो हमने भी अपना क्या उतार दिया, 17। अब आप D2 समझ ही गए होंगे कि D2 कैसे निकालेंगे। D2 निकालने के लिए वो क्या कहेगा कि आप D के पास जाओ और सेकेंड लाइन मत उतारो, क्योंकि D2 है ना, कहते सेकंड मत उतारो, ठीक है, ये नहीं उतारनी। तो क्या उतारना है पहली लाइन में, 3 और 1। हमने यहाँ पर 3 1 उतार लिया। इसका मतलब इसकी सेकंड लाइन में कौन आएगा, इक्वेशन के जो इक्वल टू में दे रखा है वो आएगा। वो क्या है, 1 और 7। बस अब आपको फॉर्मूला आता ही है, x क्या है D1/D और y क्या है D2/D। लेकिन पहले ये सब कुछ फाइंड आउट तो कर लो, ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है, इसीलिए इस मेथड का नाम यूजिंग डिटर्मिनेंट भी है। तो अब D निकालो, 2 × 2 का निकालना सिखाया था, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, फिर बीच में डालो माइनस का साइन, इसके इससे मल्टीप्लाई 1 की -4 से करी -4, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 6 + 4, ये कितना आ गया हमारा 10। अब इधर आओ, अब हमने यहाँ से ये निकालते हैं D1 अपना। D1 को सॉल्व किया, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, फिर बीच में माइनस का साइन, 7 की -4 से मल्टीप्लाई माइनस का 28, तो ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 28, यानी कि कितना आ गया 30। फिर इधर आओ, 3 की 7 से मल्टीप्लाई 21, फिर बीच में माइनस का साइन, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, ये कितना आ गया 20। तो अब हमारे D1 D2 निकल चुके हैं। अब हम अपना क्या निकालते हैं, XY। अब देखो हमारा x का फॉर्मूला क्या था, D1/D। तो D1 की वैल्यू क्या आई है, 30, और D की वैल्यू क्या आई है, 10। इन दोनों को सॉल्व किया, कितना आ गया 3। इसी तरह से मैंने अपना y निकाला, y क्या है D2/D। तो D2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 20, और D की वैल्यू कितनी थी 10, तो ये कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब एक चीज़ और, हमने ना ये सब कुछ निकाला, हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे हमारा जो सॉल्यूशन निकला है वो एक ही निकला है ना, एक सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू भी यूनिक आई है, y की भी यूनिक आई है। तो ये इस वजह से हुआ है कि जो d है उसकी वैल्यू नॉन जीरो आई है। नॉन जीरो का मतलब d की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर d की वैल्यू जीरो आ जाए तो फिर सॉल्यूशन कुछ और होता है, वो मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगी जब ये हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म होने वाला होगा। तो आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि अभी जो हम चीज़ कर रहे हैं वो मैं आपको उसके लिए सिखा रही हूँ कि d जो है नॉन जीरो होना चाहिए। D1 D2 चाहे कुछ भी हो, D1 D2 चाहे नॉन जीरो आए चाहे जीरो आए, इसका नहीं, लेकिन d हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो और यहाँ पर लाइन क्या लिखनी होती है, d जब नॉन जीरो आएगा तो आपने यहाँ पर देखो, अभी तो मैंने आपको मेन चीज़ बता दी। अब पूरा लिखने का तरीका क्या है, जब आप डी लिखोगे ना, डी निकालोगे तो आपने ये बोलना है अगर वो नॉन जीरो आ रहा है कि दिस सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, बस इतनी चीज़ लिखनी है। अगर डी नॉन जीरो आएगा तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है। यूनिक सॉल्यूशन रखता है का मतलब एक्स की वैल्यू भी एक आएगी कोई, वाई की वैल्यू भी एक आएगी, एक से ज़्यादा नहीं आएंगी। ठीक है, अब 3 × 3 वाला करते हैं।
अब देखो मैंने 3 × 3 वाला लिया, मतलब कि हमने 3 इक्वेशन वाला ले लिया और 3 ही हमारे वेरिएबल हैं। तो देखो 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये पता करना होता है ना कि हमें वेरिएबल निकालने क्या क्या है। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें डी तो निकालना ही निकालना है, D1 निकालना है, D2 निकालना है और D3 निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब एक और स्टेप बताया था मैंने, वो ये था कि अगर ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये अगर इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है, मतलब इक्वल टू के इस साइड है, तो आपको पहले वो इन्हें राइट हैंड साइड पर लाना होगा। तो मेरे तो तीनों ही पहले से ठीक लिखे हुए हैं, है ना। 5 भी इधर है मेरा, ये दूसरे वाला 5 भी इधर है और 8 भी इधर है, तो मेरा ये स्टेप भी ठीक है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या है कि मुझे अपना क्या निकाल के आना है, डी निकाल के आना है। तो वो डी क्या आना चाहिए, नॉन जीरो, तभी मेरा सिस्टम क्या रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो डी बताओ कैसे निकालना सिखाया था, एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट। पहली लाइन में जाओ, एक्स का कॉफिशेंट 6, वाई का कॉफिशेंट 1, जेड का कॉफिशेंट -3, एक्स का कॉफिशेंट 1, वाई का कॉफिशेंट 3 और जेड का कॉफिशेंट -2। फिर एक्स का कॉफिशेंट 2, वाई का कॉफिशेंट 1, जेड का कॉफिशेंट 4, ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले डी ही निकालना है, फिर D1 D2 D3 बना लेंगे, ठीक है। चलो अब अपना डी निकालते हैं। आपको 3 × 3 का डिटर्मिनेंट निकालना मैंने सिखाया था, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से एक एक स्टेप आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको कौन सी चीज़ चूज़ करनी होती है, वो सब कुछ। अब मैं सीधा डिटर्मिनेंट कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे एक्सपेंड कर रही हूँ फर्स्ट रो से, ठीक है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर किया 6। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन मैंने उस वीडियो में किया हुआ है कि कैसे हमें प्लस माइनस चीज़ लिखनी होती है, कैसे हमें रो कॉलम कैंसिल करनी होती है, आप वहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। अब मैं फटाफट से इसका डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। तो मैंने 6 किया, ये रो काटी, ये कॉलम काटी, ये आ गया मेरा 3 -2 1 और 4, फिर लिखा माइनस, फिर 1, ये कैंसिल 1 -2 2 और 4, फिर उसके बाद प्लस माइनस का 3, ये रो काटी कॉलम काटी, 1 3 2 1, ठीक है। तो 6 ऐसे कैसे, 3 × 4 कितना आ गया 12, फिर माइनस, फिर 1 की 4 से करी 4, 2 की -2 से माइनस का 4, 1 की 1 से 1, माइनस में 3 की 2 से 6, 12 + 2 4 + 4 माइनस का 5, 14 8 तो इसके से मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है 84, माइनस में 8 और प्लस में 15। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो टोटल आ रहा है ये हमारा 91। किन दोनों को सॉल्व किया, हमारा आया +- 7 और इसको इसमें ऐड करूँगी तो 91, जो कि क्या आया है, नॉन जीरो। और हमें नॉन जीरो ही चाहिए था ना, तो आपको क्या कहा था, जब नॉन जीरो आए तो आपने क्या लाइन लिखनी है, दिस सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ये सिस्टम क्या रखता है, यूनिक सॉल्यूशन रखता है। अब हम अपना D1 D2 और D3 निकाल लेंगे। अब देखो दोनों चीज़ें आपके सामने, ये हमारी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन था और ये डी था, ताकि हमें D1 बनाने में, D2 बनाने में और D3 बनाने में आसानी हो जाए। तो अब D1 बनाते हैं। आपको कैसे सिखाया था कि अगर डी के नीचे 1 है, मतलब आपको डी में से पहली लाइन नहीं उतारनी, तो पहली लाइन नहीं उतारनी, सीधा दूसरी और तीसरी लाइन उतार लेंगे। चलो देखो उतारते हैं। तो देखो मैंने अपनी दूसरी लाइन उतारी, 1 3 1 -3 -2 और 4। अब पहली लाइन नहीं उतारी, तो पहली लाइन में क्या लिखना होता है, इक्वल टू के इधर वाला, तो वो कौन है, 5 5 8। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। अब फिर से जैसे हम एक्सपेंड करते हैं वैसे एक्सपेंड कर देंगे। तो फर्स्ट रो उठा ली मैंने,
तो 5 ऐसे का ऐसे, रो काटी कॉलम काटी, 3 -2 1 और 4, फिर माइनस का 1, ये कैंसिल, 5 -2 8 4 और -3 5 3 8 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 ऐसे का ऐसे, 3 की 4 से 12, -1 की -2 से -2, -1 ऐसे कैसे, 5 की 4 से 20, 8 की -2 से -16, प्लस माइनस 5 की 1 से 5, 8 की 3 से 24। इसे सॉल्व करते हैं। 12 + 2 20 माइनस प्लस 16, 5 -24, यानी कि ये हमारा कितना आ गया, माइनस का 19। 5 ऐसे कैसे, 12 + 2 14, ये कितना आ गया हमारा 36, और ये कितना आ गया माइनस प्लस, और यहाँ से हमारा कितना आ गया 57। अब इसे थोड़ा और सॉल्व किया। 5 की 14 से मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया 70, माइनस में 36, प्लस में यहाँ क्या चल रहा था हमारा 57। इन तीनों को जब आप सॉल्व करोगे, ये भी कितना आ रहा है 91। ठीक है, चाहे पहले आप इन दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारा कितना आ रहा है 127 आ रहा है ना। और 127 में से देखो 36 गया, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया, ठीक है 91 आ गया। चलो अब D2 निकालते हैं और D3 निकालते हैं। अब D2 के लिए आपको क्या बताया था कि आपको D के पास जाकर सेकंड लाइन नहीं लिखनी है ना। तो अब सेकंड लाइन को हटा देते हैं। तो अपनी फर्स्ट और थर्ड लिख लें, 6 1 2 -3 -2 और 4। अब सेकंड लाइन यहाँ से नहीं लिखनी, तो सेकंड लाइन कहाँ से लिखनी है, यहाँ से, ये आगे 5 5 और 8। अब सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ से भी हम एक लाइन से एक्सपेंड कर देंगे, तो मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देती हूँ। तो 6 ऐसे कैसे, ये कैंसिल, 5 -2 8 और 4, फिर माइनस का 5, ये कैंसिल 1 -2 और 2 और 4, फिर उसके बाद ये कैंसिल 1 5 2 8। चल 6 ऐसे का ऐसे, 5 की 4 से 20, माइनस 8 की -2 से माइनस का 16, 1 की 4 से 4 और माइनस प्लस माइनस 1 की 8 से 8, माइनस 20 + 16, 4 + 4 माइनस का 2, ये आ गया मेरा 36, ये आ गया मेरा 8 और ये आ गया प्लस का 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया 216, ये आ गया 40 और ये आ गया 6। इन दोनों को ऐड किया, ये कितना आ गया हमारा 6 6 12। और अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया 2 182। तो हमारा D2 भी निकल गया। अब हम D3 निकालते हैं। अब D3 के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने D के पास जाकर थर्ड लाइन नहीं उतारेंगे। तो ये रहा D, इसमें से थर्ड लाइन नहीं उतारनी, मतलब पहली और दूसरी उतार देनी है। ठीक है, थर्ड लाइन कहाँ से उतारेंगे, यहाँ इक्वल टू से। चलो अब सॉल्व कर देते हैं। तो करा हमने, ये कैंसिल 3 5 1 8, ये कैंसिल 1 5 2 8, ये कैंसिल 1 3 2 1 24। ये सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस, और इन दोनों को सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस। $95 या 97 माइनस में 25। ओहो, यहाँ 6 था,
सॉरी, यहाँ गलती से मैंने 5 लिख दिया, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करेक्ट करनी पड़ेगी। 6 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 114, है ना। एक बार टैली भी कर लेते हैं। अच्छा, तो ये भी हमारा कितना हो गया, 114 को 2 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 116, यानी कि फाइनली हमारा आ गया 116 में से 25 लेस करो, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 91 आ गया, है ना। अब हमारे देखो D1 D2 D3 सब रेडी है, आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब देखो ये हमने सब कुछ निकाल लिया था। अब x कैसे था फॉर्मूला, D1 की किससे डिवाइड कर दो, D से। y का क्या फॉर्मूला था, D2 की किससे डिवाइड कर दो, D से। और z का क्या फॉर्मूला था, D3 की किससे डिवाइड कर दो, D से। तो बताओ D1 हमारा कितना है 91, D भी कितना है 91, तो कितना आ गया 1। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। इसी तरह से y के पास चलो, 182 डिवाइडेड बाई 91, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। इधर आ जाओ जेड के पास, D3 कितना है 91, D भी 91, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमारा आंसर आ गया XYZ का, x की 1, y की 2, z की 1। दैट इज़ अवर आंसर, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये क्वेश्चन देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम। इसका एक छोटा सा रीज़न है, वैसे तो आपको स्टेटमेंट देख के पता चल रहा होगा कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वहाँ जो XYZ होता था वो इसी के साथ होता था, है ना। यहाँ पर जो XYZ है वहाँ नीचे है, लेकिन हमें इतना तो पता चल गया कि हमारी 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो हमें एक तो D1 चाहिए, D2 चाहिए, D3 चाहिए और D तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है XYZ। बस अब थोड़ा सा ये चेंज है कि यहाँ पर XYZ का फॉर्मूले की बजाय फॉर्मूला बनेगा 1/x 1/y 1/z का। क्यों, क्योंकि जब हम D बनाते थे तो वो ये करते थे कि भाई इसका जो कॉफिशेंट है, इसका जो कॉफिशेंट है, इसका जो कॉफिशेंट है, लाइक दैट, है ना, करते थे ना। तो उस हिसाब से जब मैं D1 D2 D3 बनाऊंगी तो सबसे पहला तो काम मेरा यही है कि मैं D निकालूंगी, ठीक है। फिर मैं D1 निकालूंगी, ठीक है। फिर मैं D2 निकालूंगी, ठीक है। और फिर मैं D3 निकालूंगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। लेकिन जब मैं पहले फॉर्मूला x का दिया करती थी ना, अब मैं फॉर्मूला 1/x का दूंगी। क्यों, क्योंकि ये सारे 1/x के कॉफिशेंट है, 1/y के कॉफिशेंट है, 1/z के कॉफिशेंट है। तो 1/x का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे पहले x का होता था D1/D। फिर जब ये निकल जाएगा ना, फिर लास्ट में मैं यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालूंगी, x की, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। इसी तरह से जैसे कि मैं 1/y निकालूंगी, कैसे, D2/D करके, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 1/y के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो फिर मैं इसको सॉल्व कर लूँगी, y निकल आएगा। फिर आगे आओ, फिर उसके बाद मैं जब जैसे पहले जेड निकालती थी, यहाँ से मैं क्या निकालूंगी 1/z, तो वो आ जाएगा यूँ करके। फिर इसको सॉल्व कर दूंगी, यहाँ से मेरा क्या निकल आएगा, जेड निकल आएगा। तो टोटल मिला के क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम गलती क्या कर देते हैं कि हम यहाँ पर गलती से x लिख देंगे कि भाई x बराबर में D1/D। वो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये XYZ के कॉफिशेंट नहीं है, बल्कि ये कॉफिशेंट किसके हैं, 1/x 1/y 1/z के कॉफिशेंट है, 1/x 1/y 1/z के कॉफिशेंट है, 1/x 1/y 1/z के कॉफिशेंट है, ठीक है। इसी वजह से जो हमारा फॉर्मूला था वो भी 1/x को मिलेगा, 1/y को मिलेगा और 1/z को मिलेगा, ठीक है। और फिर हाँ, लास्ट में हमें जरूर XYZ निकालना है, फिर हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करके x निकालेंगे, इसको सॉल्व करके y निकालेंगे, इसको सॉल्व करके z निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने अपना क्वेश्चन वही लिया और यहाँ से मैं d निकालती हूँ। तो हमने ये देखो ये d बनाया, 1/x का कॉफिशेंट 2, 1/y का 3, 1/z का 10, फिर 4, फिर -6, फिर 5, फिर 6, फिर 9 और -20। हमने अपना डी डिटर्मिनेंट देखो पूरा ही सॉल्व कर लिया, जो कि 1200 आया, जो कि नॉन जीरो, और हमें नॉन जीरो ही चाहिए होता है। और फिर हमें क्या लाइन लिखनी होती है कि दिस सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अब हम अपना D1 D2 D3 निकालते हैं।
D1 निकालने के लिए देखो मैंने इक्वेशंस और अपना D लिख लिया, और हमें पता है D1 में पहली लाइन नहीं लिखनी है D से, तो हमने पहली लाइन को छुपा लिया और अपना D2 और D3 नोट कर लेते हैं। तो सॉरी मतलब सेकंड लाइन और थर्ड लाइन नोट कर लेते हैं। और पहली लाइन क्योंकि यहाँ डी से नहीं उतारनी, वो कहाँ से उतारनी है, कोफिशिएंट से, तो हमने उतार लिया। अब मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। सॉल्व करने का तरीका आपको आता है। मैंने पूरा D1 सॉल्व कर दिया, जो कि मेरा कितना आया 600। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने अब यहाँ पर आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब आपको वहाँ पर सिखा रखा है कि किस तरीके से लाइन सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो ये भी 600 आ गया। अब मैं D2 और D3 निकालती हूँ। D2 के लिए हमने इक्वेशन और D देखा, ये देखो मेरी इक्वेशन। अब मैं यहाँ से अपना D2 निकालती हूँ। D2 मतलब D के पास जाकर मुझे अपनी सेकंड लाइन नहीं नोट करनी। तो फर्स्ट है 2 4 6 और थर्ड है 10 5 -20, तो मैं वो लिख लेती हूँ 2 4 6 एंड 10 5 -20, है ना। तो मतलब फिर मुझे सेकेंड लाइन कहाँ से नोट करनी है, जो मेरी इक्वेशन में इक्वल टू में दे रखी है, क्योंकि सेकेंड है ना यहाँ पर, इसका मतलब सेकेंड लाइन हमें इक्वल टू से उतारनी है। बस अब इसका डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर देती हूँ। सॉल्व करके मेरा आया 400, तो मेरा D2 भी निकल गया। अब हम D3 निकालते हैं, इक्वेशन और D देखते हैं और फिर D3 बनाते हैं। अब D3 के लिए आपको मालूम ही है, D के पास जाकर थर्ड लाइन नोट नहीं करनी, मतलब ये नोट नहीं करना। तो मैं अपना फर्स्ट और सेकंड लाइन उतार लेती हूँ। 2 4 6 3 -6 और 9, तो थर्ड लाइन कहाँ से उतारूँगी, इक्वल टू के इधर से 4 1 2। अब मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। तो समझ गए ना, D3 के लिए मतलब थर्ड लाइन D में से नहीं उतारनी थी, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड उतार ली थी, और थर्ड लाइन फिर कहाँ से उतारनी है, इक्वल टू की इधर से। ठीक है, चलो अब सॉल्व करती हूँ। मैंने D3 सॉल्व किया, मेरा 240 आया। तो अब मेरा D1 D2 D3 निकल चुके हैं। अब हम अपना 1/x 1/y 1/z निकालते हैं। हमने देखो अपना D1 D2 और D3 नोट कर लिया, और हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 1/x 1/y 1/z का फॉर्मूला मिलेगा। 1/x यानी कि D1/D, और 1/y यानी कि D2/D, और 1/z यानी कि D3/D। हमें फाइनली x/z निकालना, लेकिन हमारा फॉर्मूला हमें, क्योंकि हमने कोफिशिएंट 1/x 1/y 1/z के उतारे, इसलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला है D1/D 1/x का है, D2/D भी 1/y का, और D3/D भी 1/z का है। तो वैल्यू पुट करी हमने। D1 की वैल्यू कितनी है 600, और D की वैल्यू, तो 1/x हमने क्या लिख दिया 600 बाई में 1200, ये कट गया हमारा, इसको काटा हमने, ये आ गया हमारा 1/2, यानी कि हमारे 1/x की वैल्यू 1/2 आ गई। बट हमें क्या फाइंड करनी है x की, तो आप रेसिप्रोकल कर दो। 1/x का उल्टा किया x/1, 1/2 का उल्टा किया 2/1, यानी कि हमें निकालनी थी x की वैल्यू, और हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरह से हमने D2 की वैल्यू लिखी। D2 की वैल्यू क्या है 400, और D की वैल्यू क्या है 1200। ये से काटा, और इसको जब 4/12 को काटा कितना आ गया 1/3, यानी कि 1/y हमारा 1/3 आ गया। लेकिन हमने इसका रेसिप्रोकल किया, हमारी किसकी वैल्यू आ गई y की। इसी तरह से 1/z, D3 की वैल्यू कितनी है 240, और D की वैल्यू कितनी है 1200। तो हमारी 10 से 10 कटी, हमने इसे काटा, ये कितना आ गया 1/5, और रेसिप्रोकल किया तो z कितना आ गया 5। तो हमारी x/y/z की वैल्यू आ गई, x की 2, y की 3 और z की 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, इसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशंस बनानी है, एंड देन फिर वही सेम रूल कि हमें D1 D2 D3 निकाल कर x/y/z की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मैं इसमें स्टेटमेंट बनवा दूंगी, आके आप क्वेश्चन खुद कर लेना, ठीक है, और मैं इसका आपको आंसर भी बता दूंगी ताकि आप अपना मैच कर पाओ। देखो क्या है, उन्होंने कहा था सम ऑफ 3 नंबर, हमें 3 नंबर लेने हैं, और उनका जो सम है वो किसके बराबर है 6 के बराबर है। कहते हैं इफ़ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसकी थर्ड नंबर की, किससे 2 से, और उसको फर्स्ट नंबर में जोड़ देते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमें क्या देगा 7। फिर एक और दी, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर, अगर हम सेकेंड और थर्ड नंबर को जोड़ते हैं किसमें 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर का 3 गुना करके उसमें, तो हमें 12 मिलेगा। कहते हैं यूज़ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का यूज़ करना मतलब क्रैमर रूल का यूज़ करना, हमें क्या बताने हैं नंबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें ये पता चला कि सबसे पहले तो हमें 3 नंबर लेट करने पड़ेंगे,
जैसे कि यहाँ पर इन्होंने उनका नाम फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर रखा है, तो एक का नाम एक्स रख देते हैं, एक का वाई रख देते हैं और एक का जेड रख देते हैं। तो सबसे पहले हमने यही किया, लेट फर्स्ट नंबर का नाम हमने रख दिया एक्स। इसी तरह से सेकंड नंबर, इसका नाम रख दिया हमने वाई। और फिर थर्ड नंबर, इसका नाम हमने क्या रख दिया, जेड। अब देखो पहली लाइन पढ़ो, उन्होंने क्या बोला कि 3 नंबर का सम करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन तो सीधी सीधी होगी कि 3 नंबर का सम यानी कि पहला नंबर प्लस में दूसरा नंबर प्लस में तीसरा नंबर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। एक इक्वेशन बन गई। ओके, फिर अगले इक्वेशन ने क्या कहा है, अगर हम मल्टीप्लाई करते थर्ड नंबर की, किससे, 2 से। हाँ जी, थर्ड नंबर कौन है, जेड। जेड की किससे करनी है, 2 से। ठीक है, तो मैंने जेड की किससे कर दी, 2 से। एंड ऐड द फर्स्ट नंबर, और इसके अंदर अगर मैं क्या जोड़ देती हूँ, फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 7। सेकंड वाले ने ये दे दिया। फिर आगे गई मैं, तो हमने अपनी सेकंड इक्वेशन भी बना ली। अब आगे वो क्या कह रहा है, बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर। देखो हमने यहाँ 2 इक्वेशन बना ली, आगे क्या कहता है, अगर हम अपने सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करते हैं। अब बताओ हमारा सेकंड नंबर कौन है, वाई, और थर्ड नंबर कौन है, जेड, और उसको किस में जोड़ते हैं, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। और 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब पहले नंबर की 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 12। तो ये हमने 3 इक्वेशन बना ली और कहते हैं इनको डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करो। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। कहते हैं 3 नंबर का जो सम है वो 6 है। इसमें हमने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमारा काम ये था कि हम लेट कर लें कि हमारा पहला नंबर कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। तो हमने लेट कर लिया, और वो फर्स्ट नंबर इज़ एक्स, सेकेंड नंबर इज़ वाई एंड थर्ड नंबर इज़ जेड। तो पहली लाइन ने ये कहा था कि तीनों नंबर का सम जो है 6 के बराबर है। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया, 6। कहता है अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड नंबर की 2 से, थर्ड नंबर यानी कि कौन था, जेड। जेड की किससे कर दे, 2 से, तो क्या बना हमारा 2z। और उसको किस में ऐड कर दे, फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर कौन था, x, उसमें जोड़ दिया। तो कहते हैं जो रिजल्ट है हमें क्या देगा, 7। तो हमने जब इसका टोटल रिजल्ट निकाला वो क्या आ गया, 7। तो सेकेंड इक्वेशन भी कंप्लीट हो गई। फिर थर्ड ने क्या कहा था, बाई एडिंग द सेकेंड एंड थर्ड नंबर। सेकेंड नंबर कौन था, y, थर्ड नंबर कौन था, z, किस में जोड़ना है, टू द 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। कहते हैं सेकंड और थर्ड नंबर को जोड़कर आपने पहले नंबर के 3 गुने में जोड़ना है। आपने सेकंड और थर्ड नंबर को जोड़ना है किस में, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। तो सेकंड y, थर्ड z, और यहाँ पर 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। गलती से मैंने जेड लिख दिया था, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। तो 3x हो गया, और इक्वल टू में क्या हो गया हमारा, 12। तो बस हमने ये कर दिया। और फिर कहते हैं यूज़ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप क्या करो, नंबर निकालो। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको बस इक्वेशन ठीक कर देती हूँ, आगे आप खुद निकाल लेना। देखो पहली इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, यस, x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरी इक्वेशन में x पीछे गया हो, आपको पता है आगे x का नंबर है, x को डालो। क्या y दे रखा है, नहीं, तो उसका कॉफिशिएंट कौन है, 0, z का, क्योंकि लाइन वाइज रखना होता है ना, d हम ऐसे बनाते हैं, पहले x के कॉफिशिएंट फिर y के फिर z के। फिर ये आ गया 7। फिर उसी तरह से आप क्या करोगे, थर्ड वाली को भी ठीक करोगे। पहले आ जाएगी 3x, प्लस में क्या आ जाएगा y, प्लस में क्या आ जाएगा z, इक्वल टू में 12। तो ये हमारी क्या बन गई, 3 इक्वेशंस। बस 3 इक्वेशन में आप पहले डी निकाल लेना, वो नॉन जीरो आएगा। फिर D1 निकाल लेना, D2 निकाल लेना, D3 निकाल लेना। फिर x कैसे निकालोगे, D1 बाई डी, y कैसे निकालोगे, D2 बाई डी, और z कैसे निकालोगे, D3 बाई डी। और सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा, मैच कर लेना। ठीक है, वो मैंने सॉल्व करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि पहले आपको मैं 2-3 क्वेश्चन उसके जैसे करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही इक्वेशन वाले 2 और क्वेश्चन है, उनकी इक्वेशन बनवा देती हूँ, आगे आप खुद कर लेना। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा है कि एक ट्रायंगल का पैरीमीटर हमें 45 सेंटीमीटर दे रखा है। लॉन्गेस्ट साइड एक्सीड्स
बड़ी है शॉर्टेस्ट साइड से कितनी, 8 सेंटीमीटर, एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा ट्रायंगल। ट्रायंगल देखते ही हमारे मन में 3 साइड्स आ जाती हैं, और 3 साइड्स में इन्होंने जो नेम यूज़ किए हैं वो देखो कौन कौन से हैं। इन्होंने एक तो लॉन्गेस्ट साइड नेम यूज़ किया है, एक शॉर्टेस्ट साइड नेम यूज़ किया है, और एक अदर साइड नेम यूज़ किया है ना। तो फिर हमें भी इनको लेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, तीनों के नेम लेट कर लिए। एक लेट कर लिया लॉन्गेस्ट साइड का, एक कर लिया शॉर्टेस्ट साइड का, और एक कर लिया अदर साइड का। तो ऐसे कर लिया ना, बड़ी छोटी और अदर साइड बीच में डाल दी। जस्ट नोटेशन है, इसका नाम एक्स रख देती हूँ, इसका वाई और इसका जेड, ताकि मैं अपनी इक्वेशन इजीली बना पाऊँ। अब मुझे बोला एक ट्रायंगल का पैरीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए पैरीमीटर क्या होता है। जो ट्रायंगल, मान लो कोई भी ट्रायंगल बनी होती है, पैरीमीटर होता है उनकी बाउंड्रीज का सम, यानी कि दिस दिस प्लस दिस। तो ऑब्वियसली बात है, एक बड़ी एक छोटी और एक अदर है, तो तीन ही साइड ना। तो पैरीमीटर यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, पैरीमीटर कहना चाह रहा है कि आप जो है ट्रायंगल की तीनों साइड्स को जोड़ दो। तो पहली इक्वेशन तो यही बन गई कि आप तीनों साइड को जोड़ दो, और वो किसके इक्वल आ जाएगी, 45। पहली इक्वेशन बन गई। आगे चलो, लॉन्गेस्ट वाली शॉर्टेस्ट वाली से 8 ज़्यादा है। लॉन्गेस्ट वाली कौन है, एक्स। शॉर्टेस्ट वाली कौन है, जेड। ये वाली इससे 8 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, ध्यान से सुनना। लॉन्गेस्ट वाली शॉर्टेस्ट वाली से 8 ज़्यादा है। अगर मैं आपको ये कहूँ, ध्यान से ये बात सुनो, अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि एक साइड जो है मेरी मान लो 28 है, ध्यान से सुनना जस्ट, ठीक है, और एक साइड है मेरी 20, तो मैं कहती हूँ 28 20 से 8 ज़्यादा है। ध्यान से इस बात को समझो, 28 20 से 8 ज़्यादा है। मैं बीच में लगा रही हूँ इक्वल टू का साइन, तो ये दोनों क्या इक्वल हुए, नहीं। आप क्या कहोगे, मैंने कहा अच्छा इसे इक्वल बनाना है तो कैसे बनाऊंगी, तो आप क्या कहोगे कि वो 8 इसको दे दो ताकि दोनों बराबर हो जाएं, है ना। 28 20 से 8 ज़्यादा था, ये तो मुझे पता है। एक साइड मैंने लिखा 28 और एक साइड लिखा 20, पर मुझे इक्वेशन बनानी है तो मुझे इन दोनों को इक्वल रखना है। इक्वल रखना है तो मैं कैसे रखूँगी कि भाई 8 ये ज़्यादा है ना, तो इसको भी 8 दे दो। समझ गए। इसी तरह यहाँ देखो, उन्होंने बोला कि एक्स यानी कि लॉन्गेस्ट, जेड यानी कि शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट वाली शॉर्टेस्ट से 8 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है ना, पर मैं तो बीच में इक्वल टू डाल रही हूँ, तो ये तो ऑलरेडी 8 ज़्यादा है, तो 8 किसको दे देंगे, इसको। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन भी बन गई। क्लियर। अब आगे आओ नेक्स्ट पे, एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट कौन है, एक्स, और शॉर्टेस्ट कौन है, जेड। कहते हैं इन दोनों का सम इज मतलब इक्वल टू किसका, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अदर साइड। अदर साइड का नाम वाई, और वाई का क्या करना है, ट्वाइस। तो बस 3 इक्वेशन बन गई। अब इन तीनों को ठीक कर देते हैं, तीनों को ठीक करके लिखते हैं। तैरी तो ठीक है, दूसरी को ठीक कर देते हैं, जेड को इधर बुला लेते हैं, तो क्या वाई है, नहीं, उसको क्या दे देंगे, 0। तीसरी को भी इधर बुला लेते हैं, 2y को इधर बुलाएंगे तो माइनस का 2y, और इक्वल टू में कुछ नहीं है तो 0। तो ये हमारी बन गई 3 इक्वेशन, और इनको सॉल्व कर देंगे, इनका आंसर आएगा, लॉन्गेस्ट आएगी 19, शॉर्टेस्ट आएगी 11, और अदर साइड आएगी 15। ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की हेल्प से करना है। आपको बस इक्वेशन सामने दिख रही है, डी बनाना, डी नॉन जीरो आएगा, फिर D1 बनाना, D2 बनाना, D3 बनाना, फिर एक्स निकालने के लिए D1/D करना, वाई निकालने के लिए D2/D करना, जेड निकालने के लिए D3/D करना, और आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। और फिर लास्ट में ना आंसर ऐसे लिख के दिखाना, जैसे एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, ऐसे लिखना। हेंस लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 19, अदर साइड इज इक्वल टू 15, एंड शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 11। क्योंकि आपको लैंग्वेज में दे रखा था ना, वर्ड्स में दे रखा था, तो आप भी वर्ड्स में ही आंसर देना। ठीक है। अब एक और ऐसी स्टेटमेंट की इक्वेशंस बनवा देती हूँ, वो भी आप खुद सॉल्व कर लेना। देखो क्या कहा है, द सम ऑफ द 3 नंबर इज 20। 3 नंबर का सम 20 है। इफ़ यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2 एंड द सेकेंड नंबर टू द रिजल्ट एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर।
मैंने जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं पता करना चाहती थी कि इन 3 नंबर का उन्होंने नाम क्या रख रखा है। तो मैंने देखा एक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। तो सबसे पहला काम ही हमारा यही होता है कि हम उनको लेट कर लें। तो मैंने लेट कर लिया 3 नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। भाई एक्स वाई जेड नाम ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर का एक्स रख दिया, सेकंड नंबर का वाई रख दिया, थर्ड नंबर का जेड रख दिया। अब स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 3 नंबर का सम 20 है। हाँ जी, 3 नंबर का सम यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। पहली इक्वेशन बन गई। बिल्कुल आगे गई, कहते इफ़ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2, अगर पहले नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला नंबर कौन है? एक्स, इसकी किससे कर दो? 2 से। ठीक है, एंड ऐड द सेकेंड नंबर, और उसके अंदर सेकेंड नंबर जोड़ दें। ठीक है, कहते हैं एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर, जो रिजल्ट बना है उसके अंदर से थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें। देन वी गेट 23। तो हमें क्या मिलता है? 23। दोबारा से बता देती हूँ। इफ़ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड नंबर की 2 से, सेकेंड नंबर यानी कि एक्स, एक्स की किससे करी? 2 से, यानी कि क्या बना? 2x, एंड उसमें सेकेंड नंबर जोड़ देते हैं y। तो टू द रिजल्ट, जो वो रिजल्ट बनना है उसमें उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं थर्ड नंबर यानी कि जेड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 23। नेक्स्ट क्या है? बाय एडिंग द सेकेंड एंड थर्ड नंबर, सेकेंड यानी कि y, थर्ड नंबर यानी कि z, उसको किस में छोड़ना है? 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, उसको ऐड करना है। बाय एडिंग द सेकेंड एंड थर्ड नंबर टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर के 3 गुने में। तो हमें क्या मिलेगा? 46। बस अब इसे ठीक करके लिख लेते हैं। पहले वाली ठीक है, दूसरे वाली ठीक है, बस तीसरे वाली ठीक करनी है ना। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20, 20 पहले से इधर है, फिर 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 23। ऐसे भी देखना होता है कि पहले सारे x वाले, y वाले, z वाले, क्योंकि फिर हमें उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है ना जब हम d वगैरह बनाते हैं। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लेना। आंसर आ जाएगा x का 13, y का 2 और z का 5। ठीक है, मतलब फिर लास्ट में लिख दें हैंस फर्स्ट नंबर इज़ 13, सेकेंड नंबर इज़ 2 एंड थर्ड नंबर इज़ 5। ठीक है, सॉल्व करने का वही मेथड है। अच्छा, अब मैं आपको कह रही थी ना कि मैं लास्ट में आपको वो बताऊंगी कि डी नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर डी ज़ीरो हो जाए तो उसका क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना, बस आपको बस बताना है। वैसे तो वो आएगा ही नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में डी नॉन जीरो वाला टॉपिक है, बट आपको पता होना चाहिए जब डी ज़ीरो होता है तो क्या क्या सॉल्यूशन होता है, ठीक है, या क्या नहीं होता। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट मैंने मतलब जो भी लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पे लिख दिया नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंट के 2 पार्ट हैं। भाई सॉल्यूशन है तो कितने सॉल्यूशन है? कहता है या तो एक है या फिर अनगिनत है, या फिर एक या फिर अनगिनत। तो क्या कह रहा है कि अगर तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइटली। लेकिन अगर आपका अगर आपकी सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो मतलब नो सॉल्यूशन होता है। अब ये क्या चीज़ है आगे देखते हैं। ये देखो, हम डी निकालते थे ना, मैं आपको कहती थी कि आपको डी देखना है कि नॉन जीरो आना चाहिए। तो नॉन जीरो पर तो आपको बताया ही था मैंने यूनिक सॉल्यूशन है। तो मान लो मैंने डी निकाला और वो मेरा नॉन जीरो आ गया, तो वही है जो कि हमारे सिलेबस में भी है। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका सारा तरीका हमें आता है कि D1 D2 D3 X Y Z। तो कहते हैं अगर डी नॉन जीरो आता है तो आंसर आपका क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कहते हैं अच्छा अगर डी नॉन जीरो आता है तब तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अगर ज़ीरो आता है तो कहते हैं अगर जीरो आता है तो फिर हमें D1 D2 देखने होते हैं। मतलब अगर 2 वेरिएबल है तो D1 D2, अगर 3 है तो फिर D1 D2 D3। ठीक है, तो मतलब मैं आपको 2 के अकॉर्डिंग ही बता देती हूँ। अगर D जीरो आ गया तो कहते हैं फिर आपको D1 D2 को देखना पड़ेगा। अगर D जीरो आ गया तो कहते हैं ठीक है, मान लो D जीरो आ गया, कहता है D1 D2 को देखो, क्या D1 D2 में से कोई एक भी नॉन जीरो है?
क्या D1 D2 में से कोई एक भी नॉन जीरो है? कहता है हाँ है, तो कहता है फिर नो सॉल्यूशन है। बट D जीरो हो लेकिन D1 D2 में से कोई एक भी है ऐसा जो कि नॉन जीरो है, तो सॉल्यूशन क्या है? नो, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन कहते हैं अगर D0 आ जाए, D1 भी जीरो आ जाए, D2 भी जीरो आ जाए, मान लो 2 वेरिएबल का है, अगर 3 का है तो फिर D3 भी जीरो आ जाए, मतलब खुद भी जीरो बाकी सारे भी जीरो, तो फिर सॉल्यूशन कैसा होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमें निकाल के नहीं दिखाना, जस्ट पता होना चाहिए। निकालने का तरीका बस हमारा यही था, हमारे सिलेबस में यही था, बस इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब बताना कंसिस्टेंट कौन कौन से हुए, पहले नंबर वाला और तीसरे वाला, ये कंसिस्टेंट हुए, और दूसरे नंबर वाला क्या हुआ? इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है। एटलीस्ट पहले और लास्ट वाले के पास सॉल्यूशन तो है, इसके पास एक है और इसके पास अनगिनत है, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट है और ये कंसिस्टेंट है। लेकिन हमारे सिलेबस में ये है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि हमारा D नॉन जीरो आना चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमें क्वेश्चन सिखाना है तो इसी से करवाया गया है। तो D नॉन जीरो है तो वो क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आगे समझ। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। बाय बाय।